हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की रेंज निकाल रहे थे, ठीक है। तो उसी से आगे मैं दो क्वेश्चन और आज कराने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ सी। फाइंड द रेंज ऑफ फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ सी for which the expression x square plus 2x plus c divided by x square plus 4x plus 3 takes all real values for all x belongs to real, ठीक है ना। तो अब आपको इसमें c की रेंज बतानी है जिसके लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच की सारी रियल नंबर होती है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो देखो तो यहाँ पे ऑल x का मतलब होता है कि जिस x पे फंक्शन हमारा डिफाइंड है, मतलब कि अगर आपका ये एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इसका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -3 एंड -1। तो दिस टेक्स ऑल रियल वैल्यूज फॉर ऑल एक्स का ये अंडरस्टूड है कि ऑल एक्स मींस ऑल एक्स इन इट्स डोमेन, ठीक है। तो डोमेन इसका ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एक्स डिनोमिनेटर बिकम 0। तो दो पॉइंट को छोड़ करके इट मींस कि अगर एक्स की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी की सारी वैल्यूज के लिए एक्सेप्ट -3 -1, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूरी नंबर लाइन को कवर अगर करे माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच की सारी वैल्यूज होनी चाहिए y की, एक भी y की वैल्यू छूटना नहीं चाहिए। तो इस केस में c की रेंज हमें बताना है कि c की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो देखिए इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, और यहाँ पे है y रियल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। तो देखिए x बिलोंग्स टू रियल का मतलब कि रियल नंबर में से वो सारे x जिसके लिए फंक्शन हमारा डिफाइंड, अंडरस्टूड है कि डोमेन की बात की जाए। जब भी हम फंक्शन लिखते हैं तो x की वैल्यू हमेशा डोमेन की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे केवल दो पॉइंट को छोड़ा जा रहा है, -3 और -1 पे ये 0 हो रहा है उन वैल्यूज। तो इन जनरल हम लिख देते हैं कि दिस एक्सप्रेशन टेक्स ऑल रियल वैल्यूज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन, ठीक है। अंडरस्टूड है कि x की दो वैल्यूज को छोड़ करके। तो हम इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले हम इसको x में क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। तो क्योंकि देखिए x में क्वाड्रेटिक दिख रहा है तो ये हो जाएगा y टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। y बिलोंग्स टू रियल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। तो x में क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो हो जाएगा y माइनस 1x स्क्वायर प्लस 4y माइनस 2x प्लस 3y माइनस सी इक्वल टू 0, और यहाँ से y रियल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, ठीक है ना। तो y की सारी वैल्यूज होगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम कि यहाँ पे देखिए सिंस x इज रियल, x रियल नंबर है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में श्रीधराचार्य नियम से अगर x की वैल्यू निकालोगे -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, तो x रियल होना चाहिए। x रियल तब होगा जब रूट के अंदर की क्वांटिटी 0 या 0 से बड़ी होगी। तो रूट के अंदर क्या होता है, d होता है, कैपिटल D। तो इसका मतलब सिंस x इज रियल देयरफॉर d मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी आनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4y माइनस 2 बी स्क्वायर माइनस 4ac 3y माइनस सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x का काम हो गया, x रियल था तो d ग्रेटर देन 0। अब देखिए पूरा एक्सप्रेशन y में आ गया और यहाँ पे y रियल दिया है, ठीक है। अब देखिए ये काम हो गया, अब केवल ये बचा तो y बिलोंग्स टू रियल, क्योंकि अब यहाँ पे x नहीं दिखेगा आपको। तो 2 कॉमन लेंगे तो 4 आएगा बाहर, 4 2y माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4, और ये हो जाएगा y माइनस 1 3y माइनस सी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर। 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, और ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा आपका 3y स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका माइनस cy। तो माइनस अगर बाहर ले लेते हैं ये c आ जाएगा और ये -3 आ जाएगा,
तो ये हो जाएगा +3y, ठीक है, यहाँ माइनस, तो देखिए यहाँ से y -cy था और ये -3y, माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से c आएगा, c आएगा और यहाँ से 3 आ जाएगा, ठीक है, और प्लस माइनस और माइनस प्लस c इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 4y² माइनस 3y², तो ये y² आ जाएगा और माइनस यहाँ से 4y आएगा और यहाँ से माइनस बाहर ले लोगे तो -c माइनस 3y और यहाँ से आ जाएगा +1 माइनस c इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, तो अब इस एक्सप्रेशन को अगर लिखते हो यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका दिस, तो y² माइनस, ये हो जाएगा 4y, सॉरी y यहाँ पे आ गया, तो ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 3 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका प्लस, यहाँ कर दीजिए, माइनस बाहर ले लीजिएगा, तो ये माइनस है, तो यहाँ पे -3 4 माइनस 3 क्या आ जाएगा 1 आएगा, 1 माइनस c, माइनस बाहर आएगा तो c माइनस 1 बचेगा, प्लस c माइनस 1y और यहाँ पे क्या बच जाएगा देखिए +1 माइनस c या माइनस c माइनस 1 इक्वल टू 0 फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, ये आएगा एक्सप्रेशन। अब हम क्या करते हैं कि अब इसमें हम ये लॉजिक लगाते हैं कि हम जानते हैं कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो अगर किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होता है तो a पॉजिटिव d नेगेटिव होता है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दोगे सिंस y² प्लस c माइनस 1y माइनस c माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर, therefore d must be less than or equal to 0, तो जब d लेस देन और इक्वल टू 0 लगाओगे तो ये हो जाएगा c माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस से प्लस हो जाएगा और c माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा c माइनस 1 बाहर ले आ दोगे तो c माइनस 1 और यहाँ से c माइनस 1 बाहर आ जाएगा और यहाँ से +4 आ जाएगा, +4 लेस देन और इक्वल टू 0, तो c माइनस 1 और यहाँ से आ जाएगा आपका c प्लस 3 लेस देन और इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू -3 से 1 के बीच में, ठीक है, तो यहाँ से आंसर आ गया आपका c की वैल्यू -3 से 1 के बीच में मिल गया आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्रॉस चेक करना पड़ेगा, क्रॉस चेक ये करना पड़ेगा आपको ना, बाउंड्री पॉइंट पे देखिए y हमारा दिया हुआ है y इज इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस c डिवाइडेड बाई x² प्लस 4x प्लस 3 है ना, तो पहला क्या कीजिए c की वैल्यू -3 लीजिए, ये जो बाउंड्री पे है c की वैल्यू -3 पे क्लोज है और 1 पे क्लोज है, c की वैल्यू -3 कर लेते हैं तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x² प्लस 4x प्लस 3, इसकी वैल्यू आ जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है बेटा, ये बन जाएगा। अब देखिए कि यहाँ पे सिंस x इज नॉट इक्वल टू -3 एंड -1, तो x की वैल्यू -3 और -1 के बराबर नहीं है, क्यों, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। तो अब अगर x की वैल्यू -3 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब कि x प्लस 3 नॉन जीरो रियल नंबर है, यानी x प्लस 3 की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी, तो अगर ये नंबर नॉन जीरो है, ये नंबर नॉन जीरो है तो ये कैंसिलेशन में आ जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू x, बचेगा ऊपर क्या x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, x इज नॉट इक्वल टू -3 और -1, ठीक है। अब देखिए x, अब हम करते क्या है कि अभी मैंने लास्ट क्लास में जब आपको रेंज बता रहा था तो जब कॉमन फैक्टर आ रहे थे तो इसको कैंसिलेशन करने के बाद x इज इक्वल टू -3 पे y की वैल्यू निकालते हैं, तो -3 पे y की वैल्यू -3 आ जाएगा, -3 माइनस 1 अपॉन -3 प्लस 1 -4 अपॉन -2 दैट इज 2। अब यहाँ पे लिखोगे सिंस x इज इक्वल टू -3 इज नॉट इन डोमेन, डोमेन में नहीं है, therefore the value corresponding value of y, corresponding value of y at x is equal to -3, that is y की वैल्यू -3 क्या रहा है
2 should not be in our range, ये हमारे पास रेंज में नहीं होना चाहिए, बट it is given that range is all real values, hence contradiction arises, therefore C must be not equal to -3। ठीक है, पूरा मैं समझा रहा हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू, जब यहाँ पे आपने c की वैल्यू -3 लिया, तो c की वैल्यू जब आप -3 ले रहे थे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर मिल गया, ठीक है, जिसकी वजह से y की वैल्यू आपका कैंसिलेशन के बाद x - 1/x+1 बन गया। अब चूंकि x इज इक्वल टू -3 डोमेन का पॉइंट नहीं है, तो x इज इक्वल टू -3 पे कैंसिलेशन के बाद जो y की वैल्यू आएगी वो भी रेंज से हटेगा। और क्वेश्चन में दिया है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू -∞ से, देखिए ये है -∞ से +∞ की सारी वैल्यूज ले रहा है, यानी कि -∞ से +∞ में एक भी वैल्यू छूटनी नहीं चाहिए। लेकिन जब हम c की वैल्यू -3 ले रहे हैं तो y की वैल्यू 2 रेंज से हट जाएगा। क्यों हटेगा? क्योंकि x इज इक्वल टू -3 डोमेन का पॉइंट है, तो -3 पे जो y की वैल्यू आएगी, यानी x इज इक्वल टू -3 डोमेन के बाहर है, तो डोमेन के बाहर पॉइंट पे जो y की वैल्यू आएगी वो भी रेंज से बाहर आ गया, तो x इज इक्वल टू -3 पे y की वैल्यू 2 आएगा, तो इसकी जो रेंज अब बचेगी क्या, -∞ से +∞, डिफरेंस 2 बचेगा। लेकिन हमारा आना क्या चाहिए था, -∞ से +∞, इसलिए c इज इक्वल टू -3 नहीं होना चाहिए। सिमिलरली अगर हम बात करें केस 2, हम यहाँ पे ले लेते हैं, c इज इक्वल टू 1 कर देंगे, ठीक है, तो y की वैल्यू जो बनेगा ये बन जाएगा x² + 2x + 1 डिवाइडेड बाई x² + 4x + 3, ये बन जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर अपॉन x + 1, ये बन जाएगा आपका दिस इज इक्वल टू x + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x + 1 इंटू x + 3, और यहाँ से x नॉट इक्वल टू -3 -, ठीक है, तो एक कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू x + 1 अपॉन x + 3, x इज नॉट इक्वल टू -1 - 3, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जब x इज इक्वल टू -1 लेंगे, है ना, x इज इक्वल टू जब -1 ले लोगे तो y की वैल्यू क्या रहा बताइए, y - 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी वही लॉजिक लगाओगे कि सिंस x इज इक्वल टू -1 इज नॉट अ पॉइंट ऑफ डोमेन, देयरफॉर, यानी जैसे यहाँ पे था, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू -1 शुड बी आउट फ्रॉम इट्स रेंज, यानी x इज इक्वल टू -1 इसकी डोमेन का पॉइंट नहीं है, इसलिए x इज इक्वल टू -1 पे जो रेंज आएगी वो भी रेंज से हटेगा, -∞ से +∞ से डिडक्ट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि y इज इक्वल टू -1 पे वैल्यू 0 आ रही है, तो 0, तो अब देखिए ना यहाँ पे 2 पॉइंट रेंज से बाहर हो गए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इसका जो रेंज है वो -∞ से +∞ है, लेकिन जब हम c की वैल्यू -3 और 1 पे क्लोज लेते हैं तो 2 ऐसे आपको पॉइंट मिल गए जो रेंज से आउट होगा, तो इसलिए, तो यहाँ पे भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ पे, तो देयरफॉर सेम लॉजिक वही लगा दीजिए कि सिंस x इज इक्वल टू -1 इज नॉट पॉइंट ऑफ डोमेन, therefore value of y corresponding to x is equal to -1 should be out from range, ठीक है, but given range belongs to all real number, therefore contradiction arises, contradiction का मतलब ये हुआ कि जो क्वेश्चन में दिया है कि ऑल रियल नंबर होना चाहिए, ये बात आपकी गलत हो गई। क्या हो गई गलत?
कि रेंज में से अब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच की रेंज न होकर के माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी डिफरेंस 2 एंड 0 बन जाएगा, लेकिन होना क्या चाहिए था, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की सारी वैल्यूज। देयरफॉर लेकिन ये आ किसकी वजह से रहा है, सी की वजह से। सी की वैल्यू 1 रखने की वजह से ये आपका रेंज आउट हो रहा है। तो इसका मतलब कि जिस सी की वैल्यू रखने से रेंज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी से आउट हो रहा है उसको मत लीजिए। तो देयरफॉर सी नॉट इक्वल टू सी इज नॉट इक्वल टू 1। तो देयरफॉर फाइनल रेंज ऑफ सी क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ सी विल बी सी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओपन लग जाएगा -3 से 1, ठीक है, -3 से 1। तो आपका ये आंसर आ जाएगा, सी की वैल्यू -3 से 1 और दोनों पे ओपन इंटरवल होगा, ठीक है बेटा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ये लॉजिक लगाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एडवांस में भी कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो देखिए इसमें मैं आपको एक लॉजिक की बात बता रहा हूँ, बता ये रहा हूँ ना कि देखिए हमेशा इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि x में क्वाड्रेटिक बना करके d को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर दीजिए। इतनी बात सबको समझ में। जब दूसरी बार हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं लेस देन, तो यहाँ पे इक्वलिटी मत लगाइए। क्यों जानते हैं, अगर आप इसको इक्वलिटी लगा दोगे ना तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक कॉमन, क्योंकि इक्वलिटी d इक्वल टू 0 जब आप कर देंगे तो इक्वेशन के इक्वल रूट्स आ जाएंगे। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा आपका, अगर मान लीजिए d इक्वल टू 0 कर दोगे, है ना, इसको d इक्वल टू, इस इक्वेशन का d इक्वल टू 0 कर दोगे तो इसके दोनों फैक्टर सेम हो जाएंगे, इक्वल रूट्स आ जाएंगे। और ये जो इक्वल रूट्स आएंगे वो इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन में कॉमन फैक्टर देगा। ये प्रूव्ड है, ये हम लोगों ने प्रूव किया है। हमने क्या किया था कि एक एक्सप्रेशन ले लिया था y इक्वल टू a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 डिवाइडेड बाई a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2। इसको जब हम पूरा सॉल्व किए थे और d जब 0 किए थे तो देखे थे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक कॉमन फैक्टर हमेशा मिलेगा, ऑलवेज, यानी कि स्टैंडर्ड आप दिमाग में सेट कर लीजिए, ये हमेशा मिलेगा कि अगर यहाँ पे d इक्वल टू 0 किए तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर मिलना ही मिलना है। क्यों, क्योंकि जो ये सब इक्वेशन बन रही है यहीं से तो जनरेट हो रही है इक्वेशन, और d इक्वल टू 0 का मतलब कि इसकी रूट्स इक्वल हो गए। इक्वल रूट्स होने की वजह से आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक कॉमन फैक्टर मिल जाएगा, ठीक है। तो उस c के लिए आपको d इक्वल टू 0 करोगे तो कॉमन फैक्टर मिलेगा। जैसे ही कॉमन फैक्टर मिला, जैसे यहाँ पे कॉमन फैक्टर मिला, जो कॉमन फैक्टर कैंसिल होगा, है ना, जैसे यहाँ पे देखिए x प्लस 3 और x प्लस 3 कैंसिल हुआ। अब चूंकि x इक्वल टू -3 की वजह से ये अनडिफाइंड इंडिटरमिनेट बन रहा था, 0/0 बन रहा था, तो जब ये हट गया तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म खत्म हो गया। तो x इक्वल टू -3 पे आपको y की वैल्यू 2 मिल जाएगी। अब चूंकि x इक्वल टू -3 पे x इक्वल टू -3 डोमेन का पॉइंट नहीं है, तो उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग y भी, तो आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि जब भी इस टाइप का सवाल आता है तो सबसे पहले हम d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करते हैं, फिर दूसरी जब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनता है y में तो उसमें d लेस देन कर देते हैं। लॉजिकली अगर देखा जाए तो होना क्या चाहिए, d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि हम पढ़े हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इफ a पॉजिटिव एंड d इज लेस देन और इक्वल टू 0। लेकिन लेस देन आपको करना है, इक्वलिटी नहीं, क्योंकि जैसे ही d इक्वल टू 0 करोगे तो c की जो वैल्यू मिलेगी ना -3 और 1 पे, ये आपको यहाँ से दो कॉमन फैक्टर दे देगा हमेशा। ये प्रूव्ड है, इसको आपको परेशान नहीं होना, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आप इसको दिमाग में सेट कर लीजिए कि दूसरी बार तो अगर आप इक्वलिटी भी लगा के चलोगे तो आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। तो आप सीधे सीधे क्या कीजिए, d इज लेस देन 0 कर दीजिए, ठीक है ना। और यहाँ पे आप लिख सकते हो कि इफ वी इक्वेट d इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ c -3, यानी कि तो c की दो वैल्यूज मिलेंगी -3 और 1, और इन दोनों वैल्यूज पे आपको जो गिवन एक्सप्रेशन है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर आ जाएंगे। और जैसे ही कॉमन फैक्टर आएगा तो आपका ये कॉमन फैक्टर कटेगा, तो जिस पॉइंट पे ये 0 हो रहा है -3 पे, तो x नॉट इक्वल टू -3, तो -3 पे आपको 2 मिल जाएगा। और यहाँ पे दूसरा कॉमन फैक्टर x प्लस 1 बना, तो x इक्वल टू -1 पे 0 मिल गया, और फिर आपके रेंज से दो पॉइंट आउट हो जाएंगे। लेकिन रेंज होना क्या चाहिए था, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी का ऑल रियल नंबर होना चाहिए। आप देखिए लास्ट में यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि सर आप यहाँ पे तो दिया है कि दिस टेक्स ऑल रियल वैल्यूज फॉर ऑल एक्स। यहाँ पे जो ऑल एक्स लिखा होता है, ऑल एक्स का मतलब ही होता है कि ऑल एक्स इन इट्स डोमेन।
यानी इस फंक्शन के डोमेन की बात की जा रही है ना। तो ये कन्वेंशन होता है कि ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर का मतलब कि ऑल एक्स इन इट्स डोमेन। तो इस फंक्शन के डोमेन की जो भी वैल्यू, क्योंकि देखिए -3 और -1 पे तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा। अब जिस पॉइंट पे डिफाइंड नहीं है तो उसको हमें बताने की जरूरत ही नहीं है। तो -3 और -1 के अलावा -∞ से +∞ की जो भी वैल्यू x की रखोगे, y की वैल्यू -∞ से +∞ के बीच में आनी चाहिए। और अगर हम डोमेन के सारे पॉइंट को ले लेते हैं तो y पूरी नंबर लाइन को कवर कर लेगा -∞ से +∞। लेकिन जब यहाँ पे c पे आप ओपन एंड क्लोज कर दोगे, c की वैल्यू -c1 लिख दोगे, तो दो वैल्यू -∞ से +∞ में y = 2 और y = 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों वैल्यू जो आ रही है वो x = -3 और x = -1 के करस्पॉन्डिंग आ रही है, तो वो आपके रेंज से हट जाएगा। तो कंट्राडिक्शन हो गया। कंट्राडिक्शन क्या है? कंट्राडिक्शन यही है कि द गिवन क्वेश्चन में क्या है कि y की वैल्यू -∞ से +∞ होगा, लेकिन जब आप बाउंड्री पॉइंट को लेते हो तो y की वैल्यू -∞ से +∞, डिफरेंस 2, 0 आ जाएगा। तो ऐसा नहीं आना चाहिए था। इसका मतलब कि जिस वजह से ऐसा हो रहा है उसको हटा दीजिए आंसर से। तो c की वैल्यू हो जाएगा -3 से 1 पे ओपन इंटरवल। ठीक है बेटा। तो मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए। ठीक है, पहले आप खुद से करोगे, उसके बाद फिर सोल्यूशन इसका देखिएगा। ठीक है, चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का बहुत बार एग्जाम में आता है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे ना एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं। एक चीज और मैं इस क्वेश्चन में आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आपको डाउट दिमाग में आ जाए। देखिए होता क्या है ना, जैसे कि इनिशियली देखिए y = x² + 2x + c डिवाइडेड बाई x² + 4x + 3 है। ठीक है, तो जब हम क्वाड्रेटिक बनाए थे y x² + 4x + 3 -x² - 2x - c = 0, तो यह आ गया था y - 1x² और प्लस x आ गया था 4y, है ना, 4y - 2x और प्लस 3y - c = 0। तो देखिए हम x रियल करने के लिए d को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 किए थे। ठीक है, ये आपके दिमाग में क्रॉस क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन हमने आपको इसके पहले वाली क्लासेस में बताया था कि दो केस बनाते हैं। पहला केस बनाते हैं कि ये d ग्रेटर देन, यानी क्वाड्रेटिक तभी मानोगे जब x² का कोफिशिएंट क्या हो, नॉन जीरो, यानी y - 1 नॉट इक्वल टू 0 है। हम केस 1 बनाए थे y - 1 इज नॉट इक्वल टू 0, और दूसरा केस बनाए थे y = 1। ये अंडरस्टूड है कि d आप लगा रहे हो ना, कि दिमाग में है कि ये y इसका ये 0 नहीं है। अब है कि सर यहाँ पे तो आपने चेक ही नहीं किया कि y = 1 पे क्या रिजल्ट आ रहा है। तो आप देखोगे ना, अगर y = 1 लेते हो, है ना, तो अब क्या करना है, y = मान लीजिए 1 ले लेते हो, तो ये 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2x हो जाएगा ये, तो 2x + 3y - c = 0। तो यहाँ पे जो x की, अब y की वैल्यू 1 ले ले रहा हूँ, तो ये y की वैल्यू 1 ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका x = c - 3/2 आ गया। अब आपको जानते क्या करना है, आप क्रॉस चेक कर लीजिए कि अगर c की वैल्यू -3 से 1 के बीच में अगर x रियल मिल गया, इसका मतलब कि y = 1 भी रेंज में, मतलब कि y = 1 को कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो y = 1 पे रिजल्ट आपका कहीं कुछ दिक्कत नहीं आएगी, y = 1 पे भी आपका c की वैल्यू एक्सेप्टेबल हो जाएगा। तो वैसे भी दिया है कि इसमें y ऑल रियल नंबर है, तो y = 1 पे आप चेक कर लो कि क्या y = 1 पे x रियल मिल रहा है। तो देखो c की वैल्यू -3 से 1, तो c - 3 की वैल्यू हो जाएगा -6 से -2, और ये हो जाएगा c - 3/2, ये हो जाएगा -3 से -1, और ये x के बराबर है। अब बताइए x क्या है, x रियल नंबर है, और ये जो नंबर है वो रियल नंबर का सबसेट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर c की वैल्यू -3 से 1 के बीच में और y = 1 लेते हो तो x आपका रियल मिलेगा। मान लीजिए कुछ ऐसा अगर हो जाता कि x रियल ना मिलता, तब आप बोल सकते थे कि y = 1 नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चन में ना, अच्छा यहाँ पे हमने केस क्यों नहीं बनाया,
केस यहाँ पे बनाने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि क्वेश्चन में तो दिया ही है कि y ऑल रियल नंबर है, यानी कि y इक्वल टू 1 पे भी मिलेगा ही मिलेगा, इसको आपको क्रॉस चेक करने की जरूरत है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी इसके पहले जो हम लोग क्वेश्चन करते थे जो y की रेंज निकालते थे, तो वहाँ पे जैसे हम लोग चेक करते थे कि y इक्वल टू जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बन रहा था उसमें y एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 करने पे जो y की वैल्यू आ रही है उसको लेना है या नहीं लेना, जैसे ये था क्वेश्चन, ये था अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो जब हम ये करते थे तो y एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो y माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस x का कोफिशिएंट y माइनस वन एक्स, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो अब देखो बेटा इसमें हम ये चेक करते थे ना कि y इक्वल टू वन लेने पे क्या मिलता है, तो y इक्वल टू जब वन ले रहे थे तो ये हो जा रहा था वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो ये हो जा रहा था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, तो ये कट गया था तो वन इज इक्वल टू माइनस वन आ गया था, इसका मतलब कि y इज इक्वल टू वन लेने पे y इज इक्वल टू वन लेने पे है ना, y इक्वल टू वन का मतलब कि जहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो होगा उसका अलग केस बनाए थे, तो y आपके रेंज से नहीं आएगा, तो रेंज जो भी हम निकाले थे उसमें से वन को हटा रहे थे, लेकिन इस क्वेश्चन में तो ऑलरेडी गिवन है, क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में दिया है कि इस एक्सप्रेशन की रेंज ऑल रियल नंबर है, इसलिए हमने y इक्वल टू वन पे क्रॉस चेक नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी वो एक्सेप्टेबल होगा ही, y इक्वल टू वन पे जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट वैलिड रिजल्ट आएगा, तो y इक्वल टू वन लेने पे x की वैल्यू -3 से -1 आ रही है, और चूंकि x रियल नंबर है और -3 से -1 के बीच का जो नंबर होता है वो रियल नंबर होता है, ठीक है, और -3 और -1 पे ओपन, ठीक है। चलिए एक और, तो ये आपका पूरा क्लियर हो गया, अब इसमें किसी भी तरीके का आपके दिमाग में डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन इस पे करके हम लोग आगे बढ़ें। क्वेश्चन करते हैं इसमें, थोड़ा सा ये लेंदी है बट बहुत कॉन्सेप्चुअल है, इससे आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, ठीक है, और हमें एडवांस लेवल की तैयारी करनी है, इसलिए आपको हर चीज को स्मूथली समझते जाना है, लेंदी है बट डिफिकल्ट नहीं है, आसान है, ठीक है। चलिए लिखिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रेंज ऑफ values of a for which the expression ax square plus 3x minus 4 divided by a plus 3x minus 4x square takes all real values of x, takes all real values of x, takes all real values for all x belongs to real number। इसका मतलब ये हुआ कि a की रेंज बताइए जिसके लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की सारी वैल्यू यानी पूरे नंबर लाइन को कवर कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी का एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फॉर ऑल एक्स, यानी एक्स अगर रियल है, अगर एक्स की वैल्यू रियल है तो अंडरस्टूड है एक्स जो है इसके डोमेन का पॉइंट है, तो एक्स अगर माइनस इन्फिनिटी से प्लस यानी x अगर रियल है या x, इसका मतलब ये हुआ कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की सारी वैल्यूज को अटेंड कर रहा है फॉर ऑल x इन इट्स डोमेन, यानी अपने डोमेन के सारी पॉइंट्स पे अगर x की वैल्यू जो भी इसके डोमेन का होगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच का, उस पर रखने पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूरे नंबर लाइन को कवर करता है, यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, तो उस केस में आपको ए की रेंज बतानी है, ठीक है ना। तो देखो बेटा सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एज्यूम करते हैं, लेट y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 डिवाइडेड बाई a प्लस 3x माइनस 4x
एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे y रियल है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ y बिलोंग्स टू रियल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, यानी कि x की सारी वैल्यूज, तो x बिलोंग्स टू रियल का मतलब होता है कि x डोमेन, तो डोमेन के सारे पॉइंट्स पे y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी को प्लस इन्फिनिटी पूरा कवर कर लेता है, तो उस केस में a पे, तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए दो स्टेप है केवल इस क्वेश्चन का, x में क्वाड्रेटिक बनाइए, d को ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 कीजिए, तो y में एक्सप्रेशन आएगा, उस एक्सप्रेशन में y स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव और d को वैसे करना तो चाहिए हमें d लेस देन आर इक्वल टू 0, लेकिन जब इक्वलिटी करोगे ना तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर मिल जाएगा, इसलिए दूसरी बार क्या करोगे d लेस देन 0 कर दोगे, ठीक है ना। और मैं बार बार अब क्रॉस चेक नहीं कर रहा हूँ, मैं बस दो स्टेप से आपको पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि इक्वलिटी क्यों नहीं होगा, इसमें भी अभी मैं दिखा दूंगा, जब इक्वलिटी करोगे ना तो उस इक्वलिटी करने पे a की जो वैल्यू मिलेगी उस वैल्यू पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर आ जाएगा, वो आएगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहला स्टेप x में क्वाड्रेटिक, मेक क्वाड्रेटिक इन x, देन d इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक है। सेकेंड स्टेप, d ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 करने पे y में एक एक्सप्रेशन बनेगा और उस एक्सप्रेशन में y स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव और d इज लेस देन 0 करिएगा, है ना, वैसे करना चाहिए, d इज लेस देन आर इक्वल टू 0, इक्वलिटी मत लगाइए, क्योंकि इक्वलिटी लगाने पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उस a की वैल्यू के लिए कॉमन फैक्टर बन जाएगा। तो चलिए, तो दो स्टेप है, तो सबसे पहले हम तो y इंटू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, y बिलोंग्स टू रियल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, x में क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, तो x में जब हम इसमें क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो ये क्या बनेगा बताइए, ये हो जाएगा आपका, x में क्वाड्रेटिक बनाओगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस 4y, और यहाँ से क्या आएगा माइनस ax आएगा, और यहाँ पे 3y माइनस 3x, और यहाँ पे आएगा प्लस ay प्लस 4 इक्वल टू 0, y बिलोंग्स टू रियल फॉर ऑल लिखते जाइए, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, गलत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे लिखोगे सिंस x इज रियल देयरफॉर d मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, बार बार मैं d ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 इसलिए करता हूँ क्योंकि x रियल है, तो x की जो वैल्यू निकालोगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2 आएगा, तो रूट के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा तभी आपका रूट d रियल मिलेगा, अदरवाइज इमेजिनरी मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए d की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 9y माइनस 1 बी स्क्वायर माइनस 4 ए प्लस कर दीजिए 4ac, तो 4y प्लस a इंटू ay प्लस 4 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर, यही मैं बोल रहा था कि अब दूसरी एक्सप्रेशन जो हो गया y में क्वाड्रेटिक बन जाएगा, अब ये हो जाएगा आपका 9, तो ये हो जाएगा 9y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, ठीक है, और प्लस 4 टाइम्स, और ये बन जाएगा आपका 4y प्लस a, ये हो जाएगा 4y प्लस a, इसको आप ओपन कर दीजिए, तो यहाँ से देखिए 4y, यहाँ से 4y प्लस a इंटू ay प्लस 4 को अगर आप ओपन करोगे तो ये हो जाएगा 4ay स्क्वायर प्लस y 16, ये देखिए इसको और इसको मल्टीप्लाई करो 16 और इसको करोगे प्लस a स्क्वायर और प्लस 4a, चेक कर लीजिएगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू 4 इसकी वैल्यू है, ये एक्सप्रेशन रख दीजिए 4ay स्क्वायर प्लस y टाइम्स 16 प्लस a स्क्वायर 16 प्लस a स्क्वायर प्लस 4a इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। अब देखिए इस एक्सप्रेशन को, तो यहाँ से y स्क्वायर का कोफिशिएंट कलेक्ट किया जाए, तो y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या जाएगा, यहाँ से 9 आएगा और 16ay स्क्वायर, और प्लस यहाँ से y का कोफिशिएंट आ जाएगा, ये हो जाएगा 18, है ना, और यहाँ से आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 64 प्लस 4a स्क्वायर y, और कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, यहाँ से 9 आएगा और वहां से 16,
ये हो जाएगा 9 प्लस 16a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसको लिख सकते हो, ये हो जाएगा 16a प्लस 9y स्क्वायर प्लस ये देखिए 4a स्क्वायर और 14 46, चेक कर लीजिए 46y और प्लस 16a प्लस 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, अब क्या लगाना है बताइए। अब हम जानते हैं कि ax स्क्वायर प्लस b, हम जानते हैं कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन a मस्ट बी पॉजिटिव एंड d इज लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे d को लेस देन और इक्वल टू 0 मत करिएगा, क्या कर दीजिएगा, या ठीक है ना, या तो हम d को लेस देन और इक्वल टू 0 करके बाउंड्री पॉइंट को हटा देंगे। ठीक है, बाद में हम कर देंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर आप तो पढ़ाए तो ये हो d लेस देन और इक्वल टू 0, अब यहाँ पे d लेस देन 0 क्यों करें। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है कि इक्वलिटी करने पे a की जो वैल्यू जाती है जिसपे क्लोज लगेगा उस पे कॉमन फैक्टर मिल जाता है, तब तो आप d लेस देन 0 कर दीजिए, अदरवाइज आप पूरा प्रॉपर तरीके से करिए, लास्ट में उस पॉइंट को हटा दीजिएगा। ठीक है ना, तो चलिए, तो ये हो जाएगा 16a प्लस 9 पॉजिटिव एंड d मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा a इज ग्रेटर देन 9/16, ये पहला हो जाएगा, एंड मतलब इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, एंड ये हो जाएगा आपका d इज लेस देन और इक्वल टू 0, d इज लेस देन और इक्वल टू 0, तो b स्क्वायर यानी कि 4 2a स्क्वायर प्लस 23 माइनस 4ac 16a प्लस 9 का होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमने 4 और 4 कैंसिल कर दिया, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा बेटा 2a स्क्वायर प्लस 23 प्लस 16a प्लस 9 इंटू 2a स्क्वायर प्लस 23 माइनस 16a माइनस 9 इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो अभी हो जाएगा, बताइए, ये हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर और प्लस 32, तो ये 16 कर दीजिए यहाँ पे, प्लस 16a प्लस 32 इंटू 2a स्क्वायर माइनस 16a और 23 माइनस 9 कितना आएगा देख लीजिए, 14 इज लेस देन और इक्वल टू 0, ये बचेगा 2a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16 और 2a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 7 इज लेस देन 0, तो यहाँ से आ जाएगा 2 और 2 4 हो जाएगा, 0 में 0 हो जाएगा, तो a प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू a माइनस 7 a माइनस 1 इज लेस देन 0, तो देखिए ये हो जाएगा आपका -417, तो ये भी आपके आएगा यहाँ इक्वलिटी होने की वजह से, और प्लस माइनस प्लस प्लस, क्योंकि -4 2 बार है ना, तो अब यहाँ से आ जाएगा क्या, दिस इम्प्लाइज a बिलोंग्स टू 1 to 7। ठीक है ना, ये आ गया 2, a बिलोंग्स टू 1 to 7 यूनियन -4, ये आपका प्रॉपर। अब 1 और 2 का इंटरसेक्शन आएगा, तो 1 इंटरसेक्शन जब 2 करोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 1 से 7 और ये हो गया आपका -4 ये भी लेना होगा, और -9/16 से बड़ा, तो -9/16 ही होगा, तो इससे बड़ा, तो इसमें जो कॉमन फैक्टर आएगा वो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 1 से 7 आ गया, 1 से 7 आ गया। ठीक है ना, ये आपका 1 से 7 आ गया। अब देखो, जब a की वैल्यू 1 से 7 आ गया, अब यहाँ पे मैं अगर a की वैल्यू 1 रखूँ और a की वैल्यू 7 रखूँ, तो देखो कि a की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 7 रखने पे आपको कॉमन फैक्टर मिलेगा, जिसकी वजह से पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया था पिछले क्वेश्चन में कि कॉमन फैक्टर मिलने से क्या प्रॉब्लम आती है। कॉमन फैक्टर मिलने से आपका रेंज -इंफिनिटी से +इंफिनिटी से छोटा हो जाता है, 2 पॉइंट्स आपके माइनस हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे क्रॉस चेक अगर करना चाहते हो तो क्रॉस चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक है ना, पहला है a इज इक्वल टू 1 के लिए, a इज इक्वल टू 1 के लिए, तो y की वैल्यू है आपका ax स्क्वायर प्लस
3x माइनस 4 डिवाइडेड बाई माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 करोगे तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 डिवाइडेड बाई माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या मिलेगा, देखिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। तो ऐसा करने से आपको मिलेगा, इसको अगर अलग से फैक्टर कर लो, माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, तो माइनस बाहर है तो हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 1, तो 4x बाहर आएगा, x माइनस 1 प्लस x माइनस 1, तो 4x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, तो नीचे आ जाएगा आपका x माइनस 1 इंटू 4x प्लस 1, चेक करिए, और ऊपर आ जाएगा x प्लस 3, x प्लस 4 और x माइनस 1। तो देखोगे x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 एंड माइनस 1/4, x की वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू 2 आ जाएगा, 1 नहीं होना चाहिए, तो माइनस 1/4, तो माइनस 1/4 पे तो अनडिफाइंड है, और x इज इक्वल टू 1 पे नॉन जीरो हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू x प्लस 4 अपॉन 4x प्लस 1, और यहाँ लिख सकते हो x नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू अगर 1 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब कि x इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आएगी वो भी रेंज से बाहर आएगा, तो y की वैल्यू 1 तो हो जाएगा 5/5 दैट इज 1। इसका मतलब ये हुआ कि y नॉट इक्वल टू 1, y 1 नहीं होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, y की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी की सारी वैल्यूज होनी चाहिए, तो यहाँ पे कंट्राडिक्शन आ गया कि y, तो ये क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है, इसका मेन प्रॉब्लम क्या है, जो हमने a इक्वल टू 1 ले लिया, इसका मतलब कि 1 पे क्या लगेगा, ओपन इंटरवल लगेगा। सिमिलरली आप 7 पे चेक कर सकते हो। अगर इसी तरीके से मैं अगर दूसरा चेक करूं तो a इज इक्वल टू अगर 7 ले लेते हो तो ये बन जाएगा y की वैल्यू, ये हो जाएगा आपका 7x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, 7x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई माइनस, अब ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7। इनको सॉल्व करोगे जब, तो इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे, है ना, तो देखोगे फिर कॉमन फैक्टर मिल जाएगा। तो मैं बता दिया, क्रॉस चेक कर दे रहा हूँ, लेकिन आपको बार बार क्रॉस चेक करना नहीं है, डायरेक्ट आप d लेस देन 0 कर दीजिएगा, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 डिवाइडेड बाई माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7। अब इसको अलग से फैक्टराइज कर लीजिए, तो 7x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 को लिखोगे 7x स्क्वायर और प्लस 7x माइनस 4x माइनस 4, तो 7x बाहर आएगा, x प्लस 1 माइनस 4x प्लस 1, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू 7x माइनस 4, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा ये x प्लस 1 इंटू 7x माइनस 4। अब नीचे का देखिए, नीचे को अगर आप फैक्टराइज करते हो तो 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7, तो 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 7, तो x कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा 4x माइनस 7 प्लस 1 4x माइनस 7, तो यहाँ से आ जाएगा बेटा x प्लस 1 इंटू 4x माइनस 7, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 इंटू 4x माइनस 7, तो यहाँ से देखिए x नॉट इक्वल टू माइनस 1 एंड 7/4। अब देखिए x की वैल्यू 1 के बराबर नहीं है, इसलिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा नॉन जीरो होने की वजह से, तो y की वैल्यू आ जाएगा 7x माइनस 4 इज इक्वल टू 4x माइनस 7, x इज नॉट इक्वल टू माइनस 1 7/4। अब 7/4 पे तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 7/4 पे डिफाइंड नहीं होगा, डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। अब आपको माइनस 1 पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो y की वैल्यू अगर माइनस 1 लेते हो तो माइनस 7 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 7, देखिए माइनस 1 लेने पे शायद यही मिलेगा, माइनस 7 माइनस 4, तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 आ जाएगा, है ना, तो इसका मतलब कि y माइनस 1 पे वैल्यू 1 आ रहा है। अब यहाँ से भी लॉजिक लगा दोगे, आप चेक कर लीजिए, माइनस 4 माइनस 7 7 4 11 माइनस 7, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं a की वैल्यू 1 लेता हूँ तो y की वैल्यू 1 आता है,
और a की वैल्यू 7 लेता हूं तो y की वैल्यू 1 आता है। अब सिंस y कवर ऑल रियल नंबर, y की वैल्यू -∞ से +∞ आ रहा है, लेकिन अगर मैं a की वैल्यू बाउंड्री पॉइंट को ले लेता हूं 1 और 7 को, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर आने की वजह से 2y आपका रेंज से हट जाएगा, तो यहाँ पे कंट्राडिक्शन अराइज हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हो इफ वी टेक a is equal to 1 and a is equal to 7, then there will be common factors on numerator and denominator of given expression इसकी वजह से क्या होगा, therefore range will be reduced yeah, that is not all real number। तो रेंज जो होगा वो रियल नंबर नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कंट्राडिक्शन आ गया। तो therefore for range to be all real number, a must be open interval 1 to 7। ठीक है ना, मैं पूरा आपको लिख दिया कि अगर a की बाउंड्री पॉइंट को लेते हो 1 और 7 को, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर आने की वजह से क्या प्रॉब्लम आएगी, रेंज आपका डिमिनिश हो जाएगा, यानी कि रेंज से 1-2 पॉइंट हट जाएंगे। तो एक भी नहीं हटना चाहिए ना, -∞ से +∞ के बीच की सारी वैल्यूज होनी चाहिए। ठीक है, चलिए मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो अब आप, मेरा सजेशन यही है आपको कि आप ये सब काम मत कीजिएगा, बहुत समय लग जाएगा आपका, क्योंकि देखिए 15 से 20 मिनट इस क्वेश्चन में लग गया और इतना ही पिछले क्वेश्चन में, तो काफी टाइम लगेगा, लंबा हो जाएगा। आप सीधे कीजिए, इस टाइप का जो भी सवाल आपको मिले, x में क्वाड्रेटिक, d को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कुछ नहीं चेक करना है, वो ऑलरेडी आएगा ही, क्योंकि y सारी वैल्यू को कवर कर रहा है तो आना ही आना। और उसके बाद जब y में एक्सप्रेशन बनेगा तो उसको a पॉजिटिव और d नेगेटिव कर दीजिएगा, d लेस देन और इक्वल टू मत करिएगा। ठीक है, d लेस देन 0 करेंगे तो आपको डायरेक्ट ओपन इंटरवल मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो आपका रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में इतनी वेरिएशंस होती, तो आप अगर स्टार्टिंग से देखा जाए तो रेंज में हमने सबसे पहले सिंपल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की रेंज निकाला, फिर रेशनल फंक्शन की, तो ऊपर 1 अपॉन, नीचे साइड लिया था 4x² - 2x + 1, फिर ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे क्वाड्रेटिक, फिर हमने बताया था आपको कि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर जब आते हैं तब कैसे होता है, वेरिएशंस कराया। उसके बाद लास्ट में, अच्छा, बीच में हमने x + y + z जब सिमेट्रिकल रिलेशन दिया रहता है तो x y z की रेंज निकाला। फिर लास्ट में हमने एक ऐसा एक्सप्रेशन लिया कि जिसमें x भी रियल है y भी रियल है, तो c की रेंज बतानी होती है। ठीक है, तो ये आपका 100% टोटल टाइप को कवर कर देता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब इसके आगे हम लोग ग्राफ पे चलेंगे, लेकिन ग्राफ हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास 15-20 मिनट का टाइम है, तो उसमें ना हम आपको एक छोटी सी चीज और बता देना चाहता हूँ कि अगर कोई मान लीजिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, अगर परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन क्या होती है, और अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, वो उसमें 2 वेरिएबल अगर इन्वॉल्व हैं तो वो 2 लीनियर फैक्टर में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, किताबों में कहीं कहीं दिया है ना। तो वैसे ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, हम क्लास उसमें स्ट्रेट लाइन में पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, लेकिन क्वाड्रेटिक का ही कॉन्सेप्ट लगता है, तो हम यहीं पे आपको बता दे रहा हूँ। 5 मिनट लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, हेडिंग डालिए स्टैंडर्ड डाल करके, क्योंकि इसके डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। अब जहाँ पे डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, जैसे यही क्वेश्चन है, अब इसमें पूरा क्रॉस चेक की जरूरत नहीं है, मैंने तो आपको समझा ही दिया कि क्या प्रॉब्लम आती है। तो आप सीधे पहले स्टेप में d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और उसके बाद सेकंड स्टेप में d लेस देन 0 करिए, है ना। समझाने के लिए मैंने आपको पूरा लॉजिकली पूरा बता दिया, बट आपको बार बार यही चीज करने की जरूरत नहीं। आपको पता है कि इक्वलिटी लेने पे क्या प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो आपका आंसर सही होना चाहिए, उसके लिए आप d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पहले स्टेप में और d लेस देन 0 लास्ट में। तो इसीलिए ना, अब जो मैं 2 स्टैंडर्ड बताने जा रहा हूँ, इसके डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, बट मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्यों होगा।
तो चलिए स्टैंडर्ड 1 लिखिए। स्टैंडर्ड 1 कंडीशन फॉर which a quadratic expression ax square plus bx plus c becomes y is equal to becomes a perfect square ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर में अगर ये कन्वर्ट हो जाए तो क्या कंडीशन आएगी, ठीक है बेटा। तो देखिए अब मैं आपको लॉजिकली यहाँ समझा रहा हूँ, फिर कंडीशन बता रहा हूँ। y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये इसके दो अगर फैक्टर होते हैं लीनियर फैक्टर, तो इसको हम ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा लिख सकते हो। ये परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, जब अल्फा बीटा के बराबर हो जाए, तो ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। अल्फा बीटा बराबर करते ही आपके दिमाग में क्या आ गया कि इस इक्वेशन के ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूट्स इक्वल होंगे। रूट्स इक्वल होने का क्या मतलब है, डी की वैल्यू 0 होगी। तो पहली तो कंडीशन यही होनी चाहिए कि डी इसका क्या होगा, 0 के बराबर होगा। इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 हो जाए, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में अगर डी 0 हो जाएगा तो इसके दो फैक्टर मिलेंगे और दोनों सेम हो जाएंगे, ये बन जाएगा। लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर ये निगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि मान लीजिए कि ऐसा बन गया 2 टाइम्स एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर, इसको लिख सकते हो √2 एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। लेकिन अगर ये मान लीजिए कि निगेटिव बन गया -2 एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, तो अब इसको क्या करेंगे, इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि रियल नंबर के स्क्वायर की बात कर रहा है ना। ऐसे हम नहीं लिखेंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ रियल नंबर, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ रियल नंबर लिख सकते हो, ऑफ रियल नंबर। तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है, जनरली हम लोग परफेक्ट स्क्वायर ही पढ़ते हैं, अंडरस्टूड है। अगर एक चीज याद रखिएगा, अगर किसी इक्वेशन में या किसी एक्सप्रेशन में अगर कॉम्प्लेक्स की बात नहीं लिखा है तो अंडरस्टूड है कि रियल की बात कर रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, डी इक्वल टू 0। दूसरी चीज क्या होना चाहिए, ए पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका ए पॉजिटिव एंड इन दोनों का इंटरसेक्शन, यानी दोनों कंडीशन अगर एक साथ एग्जिस्ट कर जाए तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी परफेक्ट स्क्वायर कब होता है, जब a पॉजिटिव होता है और d इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। इस पे एक क्वेश्चन है, उसको भी कर लिया जाता है ना। जैसे क्वेश्चन अगर मैं दूं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ लेमडा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ लेमडा फॉर which the expression fx is equal to x square plus lambda plus 3x plus 9 lambda square becomes a perfect square। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए तो लेमडा की वैल्यू बताइए, ठीक है। तो देखिए y is equal to x square plus lambda plus 3x plus 9 lambda square equal to 0, ठीक है ना। तो ये सॉरी, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ, इट मीन्स दिस इंप्लाइज ए पॉजिटिव, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो 1 ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, तो केवल एक ही कंडीशन बनेगा, डी मस्ट बी 0। तो डी इक्वल टू 0 करोगे तो ये हो जाएगा लेमडा प्लस 3 बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर प्लस 6 लेमडा प्लस 9 और माइनस 36 लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये बन जाएगा आपका -35 लेमडा स्क्वायर और प्लस 6 लेमडा प्लस 9 इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो लेमडा की दो वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। कौन कौन सी मिलेंगी देख लेते हैं। तो ये बेटा हो जाएगा 35 लेमडा स्क्वायर माइनस 6 लेमडा और माइनस 9 इक्वल टू 0। तो देखिए 35 है, 3 है, 3, इसको 7 और 5 कर दीजिए, है ना, 15 21। तो ये हो जाएगा 35 लेमडा स्क्वायर
और -21 लेमडा और प्लस 15 लेमडा -9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से 7 लेमडा कॉमन ले लीजिए, तो 5 लेमडा -3 प्लस 3 कॉमन आएगा, 5 लेमडा -3 इक्वल टू 0, तो 7 लेमडा प्लस 3 इंटू 5 लेमडा -3 इक्वल टू 0, तो लेमडा इज इक्वल टू -3/7 एंड 3/5। लेमडा की वैल्यू, दो वैल्यूज मिलेंगी, -3/7 एंड दिस। ठीक है, तो इस तरीके से लेमडा की वैल्यूज मिल गई। सिंपल चीज है कि दो लॉजिक आपको बता दिया कि लीनियर, ये परफेक्ट स्क्वायर का मतलब इसके दो कॉमन फैक्टर, दो सेम फैक्टर मिलेंगे, यानी एक अगर x माइनस अल्फा है तो दूसरा भी x माइनस अल्फा होगा, तो इसका मतलब कि इस इक्वेशन के ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के इक्वल रूट्स आएंगे, तो d इक्वल टू 0, यहाँ a पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि ये लीनियर फैक्टर मतलब परफेक्ट स्क्वायर या फिर रियल नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये स्टैंडर्ड 1 हो गया। इसी तरीके से स्टैंडर्ड 2, कंडीशन फॉर which a general equation of degree 2 can be resolved into two linear factor। ठीक है, देखिए कंडीशन लिखिए, स्टैंडर्ड 2, कंडीशन for which ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c can be resolved into two linear factors are, दो कंडीशन है, उन दोनों को हम लिख देंगे। ठीक है, दूसरा आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, जैसे ना ये है f ऑफ एक्स वाई, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, ये क्या है बेटा, इसको हम बोलते हैं सेकेंड, दिस इज जनरल एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 2 इन टू वेरिएबल। ये है आपका जनरल एक्सप्रेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन टू वेरिएबल्स। तो दो वेरिएबल्स, तो दो वेरिएबल में सेकेंड डिग्री की जनरल एक्सप्रेशन है। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे, ये हम केवल एफ एक्स पढ़े थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज जनरल, दिस इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, जनरल एक्सप्रेशन इन टू वेरिएबल, सॉरी जनरल एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 2 इन वन वेरिएबल, ये वन वेरिएबल में था और इसमें क्या है, टू वेरिएबल है, एक्स और वाई। ठीक है बेटा, जिसको हम बोलते हैं जनरल एक्सप्रेशन इन डिग्री 2, क्योंकि ये देखिए एफ जो है एक्स और वाई दो पे डिपेंड कर रहा है। अब इसमें देखिए टोटल कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 टर्म्स है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अगर इसी को ना, ये अगर मैं हटा, देखिए सेकेंड डिग्री की जनरल का मतलब होता है इसमें 2 डिग्री वाला भी टर्म होगा, 1 डिग्री वाला टर्म होगा और 0 डिग्री वाला टर्म। और केवल मैं इतना अगर करूँ, केवल इसी की बात करूँ, तो अगर एफ एक्स वाई, या मैं लिख ही दे रहा हूँ यहाँ पे, अगर मैं केवल इसकी बात करूँ, क्योंकि ये सब ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब आप पढ़ोगे स्ट्रेट लाइन है आपको देखो, तो एफ ऑफ एक्स वाई अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर केवल इतना है, तो ये क्या है बताइए, दिस इज होमोजीनियस एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 2 इन टू वेरिएबल्स। तो ये होमोजीनियस का मतलब होता है कि हर एक टर्म की डिग्री सेम है। तो देखो इसकी डिग्री क्या है, 2 है। डिग्री का मतलब होता है जितने वेरिएबल्स होते हैं उनकी पावर का सम, तो ये 1 और 1 2 बना देगा, इसकी 2। तो देखिए तीनों टर्म में केवल 2 ही डिग्री आ रहा है ना, तो इसको बोलते हैं होमोजीनियस। और इसको जनरल, अगर 2 डिग्री की जनरल एक्सप्रेशन है ना, तो
उसमें क्या आएगा बताइए, 2 डिग्री वाला टर्म आएगा, देखो यहाँ से यहाँ तक 2 डिग्री, ये 1 डिग्री 1 डिग्री, और कांस्टेंट टर्म को हम 0 डिग्री बोलते हैं। ये हो गया, ये आप आगे चल करके पढ़ोगे, ठीक है। तो हमारा कंसर्न इस पे नहीं है, हमें बस ये कि इसको हम अगर 2 लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर सके। लीनियर फैक्टर का मतलब ये होता है, आप जानते हो, आप पढ़े होगे या तो आगे चल करके आप देखेंगे कि जो जनरली ax प्लस by प्लस c ये जो होता है, ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, लाइन को, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ax प्लस by प्लस c एक स्ट्रेट लाइन। तो अब यहाँ पे देखिए ये क्या है बताइए, ax स्क्वायर प्लस 2hxy, इसी तरीके के आपको 2 फैक्टर मिलने चाहिए, एक ऐसा फैक्टर मिलना चाहिए और दूसरा a डैश x प्लस b डैश y प्लस c डैश। तो कह रहा है कि कंडीशन फॉर विच दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिजॉल्व इनटू 2 लीनियर फैक्टर, एक लीनियर फैक्टर ये, एक लीनियर फैक्टर ये, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है इस तरीके से 2 लीनियर फैक्टर में रिजॉल्व होने की क्या कंडीशन है। तो बेटा इसकी जो कंडीशन होती है, कंडीशन ये होती है, पहली कंडीशन होती है एच स्क्वायर माइनस ए बी पॉजिटिव होता है, और दूसरा होता है ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस जी बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर 0 के, और ये दोनों कंडीशन एक साथ एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर ये याद कर लीजिएगा, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि इसके प्रूफ की जरूरत नहीं है, मैं समझा दूंगा आपको ऐसा क्यों होता है, बट इसके प्रूफ की जरूरत नहीं है, आप सीधे रिजल्ट याद कीजिए। अच्छा, अगर आप ऐसा क्यों में लिखा, मैं आपको बता रहा हूँ, जब इसको आप सॉल्व करोगे ना तो y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस डी अपॉन 2 है, कुछ ऐसा आएगा। जब इसमें क्या कीजिए ना कि इसको आप y में क्वाड्रेटिक बना दीजिए, y में या x में क्वाड्रेटिक बना दीजिए, x में बना दीजिए, x में क्वाड्रेटिक बना दीजिए। तो जब आप d निकालोगे ये, तो यहाँ पे आएगा y स्क्वायर, ये y में एक्सप्रेशन बनेगा, और यहाँ h स्क्वायर माइनस ए बी आ जाएगा, ठीक है ना। जब आप इसको, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि इसको x में क्वाड्रेटिक बना दीजिए। x में क्वाड्रेटिक कैसे बनेगा देखिए, तो ये बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hy प्लस 2gx प्लस by स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब इसमें जो x की वैल्यू आएगा ये आ जाएगा माइनस 2hy प्लस 2g और प्लस माइनस b स्क्वायर, तो 2hy प्लस 2g b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 2by स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c, ऐसे कुछ आएगा अपॉन 2, ये आएगा। अब जब आप, चूंकि ये लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो रहा है, तो अब आपका ये जो अंदर का नंबर है इसको जब आप रीअरेंज करोगे तो ये बन के आएगा y स्क्वायर का जो कोफिशिएंट आएगा ना h स्क्वायर माइनस ए बी आएगा, और प्लस यहाँ पे कुछ आएगा और यहाँ पे कुछ आएगा, और ये रूट के अंदर होगा। मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे आएगा। अब बताइए ये लीनियर फैक्टर में कब होगा, जब ये तो लीनियर है, ये भी लीनियर हो जाए। तो ये लीनियर कब होगा, तो ये जब लीनियर, ये एक y में एक्सप्रेशन बनेगा, और ये एक्सप्रेशन लीनियर, लीनियर का मतलब किसके, ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ये जैसे जैसे इसकी वैल्यू 4 हो जाए, 9 हो जाए, तो ये परफेक्ट स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को, परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन क्या होती है, एच स्क्वायर माइनस ए बी पॉजिटिव होना चाहिए, और इसमें जब d को 0 करोगे, d 0 करोगे, मतलब a पॉजिटिव d 0, तो जब d 0 करोगे, d इक्वल टू 0 पे जब करोगे तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप क्या कीजिए कि x में क्वाड्रेटिक बनाइए और इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर आप घर पे ट्राई कीजिएगा। तो एच स्क्वायर माइनस ए बी देखोगे पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी परफेक्ट स्क्वायर तब होता है जब एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव और डी परफेक्ट स्क्वायर, और जब सॉरी डी जीरो यानी कि ये 2 लीनियर फैक्टर का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तभी ये लीनियर आएगा ना, क्योंकि x लीनियर है तो ये 1 डिग्री है, तो ये फ्री फ्रॉम रेडिकल कब होगा, जब ये पूरा का पूरा परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। और ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा, जब y स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव और इसका जो d है 0 बन जाएगा। इसका जब d डिस्क्रिमिनेंट, इसको पूरा एक्सपेंड करोगे, बहुत लंबा एक्सप्रेशन बनता है, तो जब d को 0 करोगे ना तो यही डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, तो d इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप घर पे ट्राई करिएगा, मुझे बताइएगा कि आपसे हुआ या नहीं, नहीं होगा तो मैं आपको अलग से डाउट प्लेटफॉर्म पे पूछ लीजिएगा, बता दूंगा कि x को इस पूरे 2 लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना है। अभी आपको ना इसको याद कर लीजिए, इतना बड़ा हर क्वेश्चन में एक्सप्रेशन को डेराइव नहीं करना है, आप याद कर लीजिए क्या, एच स्क्वायर माइनस ए बी पॉजिटिव और ए बी सी प्लस
2FGH माइनस AF स्क्वायर। इसी को ना बेटा इसी को हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में अगर पढ़ें तो ABC FGH और ये हो जाएगा FGH, ये 0 है। इसी का एक्सपेंशन ये है, ठीक है। आप इसको ओपन करके देखिए, A टाइम्स दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। आप पूरा इसको आप सॉल्व करेंगे, है ना, आपको ये मिल जाएगा एक्सप्रेशन। या तो ऐसे याद कीजिए या डिटर्मिनेंट, आपने डिटर्मिनेंट थोड़ा बहुत जानते होंगे, फिजिक्स में वेक्टर में पढ़े होंगे क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, तो बहुत अगर नहीं आता है तो इस रिजल्ट को याद कीजिए। अदरवाइज डिटर्मिनेंट में ABC जहाँ A क्या है बताइए, याद रखना होगा, AX स्क्वायर का कोफिशिएंट है, B क्या है बताइए Y स्क्वायर का, H क्या है X, मिक्स्ड टर्म, इसको हम मिक्स्ड टर्म बोलते हैं। ये X और Y दोनों में मिक्स्ड टर्म, तो मिक्स्ड टर्म का हाफ, XY का कोफिशिएंट 2H है तो 2H का हाफ H हो जाएगा। और G क्या है X से कोफिशिएंट का हाफ, और F क्या है Y के कोफिशिएंट का हाफ, C क्या है कांस्टेंट। इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर which y स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2x प्लस लैम्डा y माइनस 3 कैन बी फैक्टराइज into two linear factors, ठीक है ना। तो देखिए बहुत सिंपल है, तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, f ऑफ एक्स वाई, वो एक्स स्क्वायर का नहीं है तो 0x स्क्वायर, फिर मिक्स्ड टर्म 2hxy प्लस by स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2x प्लस लैम्डा y माइनस 3। अब इसी को ना कंपेयर ऐसे करेंगे, एक्स वाई है ना, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, ऐसे हर क्वेश्चन में ऐसे लिख लिया करो, और 2gx प्लस 2fy प्लस c। अब कंपेयर कर दीजिए, तो a पहले यहाँ a लिखो, b लिखो, c, FGH ऐसे लिखा करो, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। तो a की वैल्यू 0 तो a की वैल्यू 0, ठीक है, और b है ना, BC, b की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है -3, ठीक है। अब f क्या है यहाँ पे देखो, y का कोफिशिएंट का हाफ, तो 2f इज इक्वल टू लेमडा, तो लेमडा इज इक्वल टू f इज इक्वल टू लेमडा बाई 2, f इज इक्वल टू लेमडा बाई 2, g 2g इज इक्वल टू 2, तो g इज इक्वल टू 1, h 2h इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या था, ये 2xy है ना 2, तो 2h इज इक्वल टू 2, तो h इज इक्वल टू 1, ये हो गया। अब यहाँ पे लॉजिक लगा दीजिए, तो ए बी सी, अब यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस ए बी दोनों कंडीशन आपको लगानी है, तो पहला लगाओगे एच स्क्वायर माइनस ए बी, देखो पॉजिटिव होना चाहिए, एच की वैल्यू क्या है बताइए 1 स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू 0 इंटू क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू क्या है 1 पॉजिटिव, तो 1 इज पॉजिटिव, तो ये तो 2 ही, कुछ करना ही है। दूसरा ए बी सी प्लस 2FGH ना, माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर 0 होना चाहिए, तो ABC, A की वैल्यू 0 है, तो 0 इंटू 1 इंटू -3 और प्लस 2FGH 2F, F की वैल्यू लेमडा बाई 2, G की वैल्यू 1, H की वैल्यू 1, माइनस AF स्क्वायर 0 इंटू F स्क्वायर, तो लेमडा बाई 2 स्क्वायर, माइनस BG स्क्वायर 1 इंटू 1 स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, C की वैल्यू कितनी है -3 है, -3 इंटू 1 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करके तो ये 0 बनेगा और ये हो जाएगा आपका लेमडा, है ना, और ये 0 बनेगा और -1 और +3, -1 + 3 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा आपका लेमडा +2 इक्वल टू 0। अब चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन, ठीक है, लेमडा इक्वल टू -2, ठीक है। अच्छा एक चीज और इसमें ये बताना था कि अगर मान लीजिए आप यहाँ पे इस कंडीशन को नहीं लगाओगे ना, तो हो सकता है कि इसके रियल फैक्टर न मिल करके कॉम्प्लेक्स लीनियर फैक्टर मिल जाए, ठीक है ना, क्योंकि मैंने बताया था ना रूट के अंदर ए, तो ए पॉजिटिव, अगर ए निगेटिव होगा, जैसे ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c a, और यानी ए अगर निगेटिव होगा
ठीक है, क्योंकि आपको बताया था इसके अंदर जो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट आता है वो एच स्क्वायर माइनस ए बी आता है। अगर ये निगेटिव हो जाएगा तो आपको और डी जीरो, अगर ये निगेटिव और डी जीरो है तो फैक्टर तो मिलेगा लेकिन वो कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। जैसे मान लीजिए -4 हो गया तो 2 आयोटा आ जाएगा ना, तो आपको लीनियर फैक्टर मिलेगा लेकिन वो कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स हो जाएंगे। इसीलिए रियल फैक्टर लिखने के लिए आपको ये, क्योंकि ना कई जगह किताबों में ये वाला कंडीशन नहीं दिया रहता, केवल एक ही दिया रहता है। तो याद रखिएगा कि एच स्क्वायर माइनस ए बी को 0 से बड़ा करोगे तभी रियल फैक्टर मिलेगा। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास से मैं ग्राफ, यानी जितना भी पढ़े हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसी का हम ग्राफिकल अप्रोच पढ़ेंगे। ठीक है बेटा।